So now we are discussing dual nature of matter. बोर का मॉडल जब रिजेक्ट किया गया तो अब हमें एक नए मॉडल की जरूरत थी। अब इस नए मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए या स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना होगा। देखो, डुअल नेचर रेडिएशन, डुअल नेचर का मीनिंग क्या होता है कि बिसाइड इट्स ओन नेचर इट विल फॉलो द नेचर ऑफ अदर आल्सो। जैसे आपने देखा दो तरह के नेचर हैं, पार्टिकल और वेव। तो रेडिएशन के केस में क्या था कि रेडिएशन हैव द वेव नेचर, बट in some circumstances it can show the particle nature also, जो प्लैंक की थ्योरी में शो किया गया कि रेडिएशन में भी पार्टिकल होता है एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज ए क्वांटम और फोटोन। सेम उसी पैटर्न पर ये आगे चलकर जस्टिफाई किया गया कि मैटर में भी ये नेचर होगा, यानी मैटर इज आल्सो शोइंग द वेव नेचर बट अंडर सर्टेन कंडीशन, नॉट ऑलवेज। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर का मीनिंग यही है कि beside particle nature it will show the wave nature also। अब देखो मैटर के डुअल नेचर को सबसे पहले प्रपोज किसने किया? तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था डी ब्रॉगली, उसने सबसे पहले प्रपोज किया या कंडीशन बताई कि किस कंडीशन में आपका मैटर जो है वेव नेचर शो करेगा। तो यहां से हम ले रहे हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट या डी ब्रॉगली थ्योरी। और डी ब्रॉगली ने सबसे पहले ये कंडीशन स्पेसिफाई किया। तो उन्होंने कंडीशन कैसे बताया? उन्होंने बताया कि व्हेन ए मटेरियल पार्टिकल इज इन मोशन, बेटा ये ध्यान रखना, ये ही कंडीशन है कि व्हेन ए मटेरियल पार्टिकल इज इन मोशन it will display wave nature, ठीक है, besides its particle nature। पार्टिकल नेचर तो इसका ओरिजिनली है, बट उसके साथ ये वेव नेचर भी डिस्प्ले करेगा जब ये मोशन में होगा। देखो आपको मैंने पार्टिकल और वेव का डिफरेंस बताया था एक कॉमन वे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको कंटिन्यूटी में अपीयर हो रहा है, कंटिन्यूअस अपीयर हो रहा है, इट मीन्स कि वो वेव है उस समय, उस मोमेंट में। और अगर वो आपको कंटिन्यूअस नहीं, नॉन कंटिन्यूअस वे में अलग अलग एंटिटी के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, इट मीन्स कि वो पार्टिकल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीलिंग फैन का, कि सीलिंग फैन जब ऑफ रहता है तो उसके 3 ब्लेड्स आपको इंडिविजुअली अलग अलग दिखते हैं, यानी एट दैट टाइम इट इज शोइंग द पार्टिकल नेचर ओनली। जब आप उसको रन करते हो, स्विच ऑन करते हो, अब वो तीनों ब्लेड जो होता है, एक आप देखोगे एक डिफ्यूज सर्कल बनाते हैं इस तरह से, ये पूरे जो है फैन का एक डिफ्यूज सर्कल बन जाता है और इसमें कुछ जगह पर आपको इस तरह से डार्क पैचेस नजर आते हैं, बट ये तीनों ब्लेड यहाँ पर कंटिन्यूटी में अपीयर होते हैं। तो इट मीन्स एट दैट मोमेंट दे आर शोइंग द वेव नेचर। तो यही डी ब्रॉगली की थ्योरी थी कि अगर कोई मैटर या मटेरियल पार्टिकल मोशन में होगा तो उस समय ये पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करेगा, ठीक है। इसी में उन्होंने फर्दर ऐड किया कि एवरी मैटर मूविंग या इन मोशन, every matter in motion has a wave associated with it called matter wave or de Broglie wave। ये देखो इसी स्टेटमेंट का ये कंटिन्यूअस पार्ट है। पहले उन्होंने ये बताया कि जब मटेरियल पार्टिकल मोशन में होगा तो ये पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर शो करेगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट आई कि जब भी कोई मैटर मोशन में होता है तो इट इज एसोसिएटेड विथ ए वेव, एक वेव उसके साथ एसोसिएट होती है, ठीक है। जैसे आप जा रहे हो, कोई आकर आपके साथ चलने लगा रास्ते में, यू आर सपोज करो कि वॉकिंग ऑन द रोड एंड सपोज करो एनीवन
कोई भी एनोनिमस पर्सन जो है आया आपके साथ चलने लगा, तो इट इज जस्ट लाइक सेम केस कि उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, मतलब उसके ऊपर एक वेव कवर हो जाती है, एक कंटिन्यूटी स्पेसिस जो है उसके ऊपर जो है कवर कर देती है, जिसके वजह से वो कंटिन्यूअस अपीयर होता है, एंड दैट इज द वेव नेचर। तो एक वेव उसके साथ एसोसिएट होती है, एंड दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। उसे हम मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। तो ये था डी ब्रॉगली की थ्योरी और कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रॉगली ने सिर्फ मैटर के वेव कैरेक्टर के लिए कंडीशन ही स्पेसिफाई नहीं किया, बल्कि उसने उसके वेवलेंथ को निकालने का भी फॉर्मूला दिया, क्योंकि अगर वेव है तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ कैसे निकाला जाए, इसके लिए भी उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया, जिसको हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। तो नाउ वी आर डूइंग द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। बट यहाँ पर देखो डी ब्रॉगली ने इक्वेशन डिराइव करने के लिए जो पार्टिकल सेलेक्ट किया, वह पार्टिकल आपके डे टू डे लैब का नहीं था, दैट इज द पार्टिकल ऑफ लाइट, एंड दिस इज फोटोन। तो उन्होंने ये डेरिवेशन फोटोन को लेकर की थी। अब देखो फोटोन के लिए उन्होंने दो थ्योरी अप्लाई की। सबसे पहले प्लांक की थ्योरी अप्लाई की। तो प्लांक की थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है h इंटू न्यू, यही था ना। और अगर हम यहाँ पर आइंस्टीन की थ्योरी अप्लाई करें, तो आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। अब दोनों ही देखो एनर्जी है। प्लांक जो है फोटोन की एनर्जी स्पेसिफाई कर रहा फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और आइंस्टीन ने उसको स्पेसिफाई किया लाइट के स्पीड के टर्म में। अब ये दोनों एनर्जी के टर्म है, तो इक्वेट कर दो। तो यहां से h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्या करना है, न्यू का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में ले जाओ बाय यूजिंग द वेव थ्योरी, जिसमें आपने पढ़ा था c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। सो देयरफॉर न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो यहां पर हमने न्यू के जगह रखा c बाय लैम्डा, दिस इज mc स्क्वायर। अब यहां से देखो एक c जो है कैंसिल हो गया c स्क्वायर का, और लैम्डा को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो दिस इज h अपॉन m इंटू सी इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला बना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी, दिस इज फॉर फोटोन। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्पीड फोटोन की तरह लाइट के स्पीड के इक्वल नहीं है। तो इस स्पीड वाले टर्म को चेंज किया गया कॉमन स्पीड में, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड v। तो यहां से आपका देखो फॉर्मूला बन गया कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। सो दिस इज द डी ब्रॉगली से इक्वेशन। और इस इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है कि टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। क्योंकि फर्दर इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके अदर फॉर्मूले भी फॉर्म किए गए। यहाँ पर यह ध्यान रखना कि m का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस है, एंड मास आपका केजी में होना चाहिए, अगर ग्राम में है तो केजी में कर लो। और v इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और ये आपका होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में, मतलब यूनिट का रिस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है। अब देखो यहां से सेकेंड फॉर्म भी आया, चूंकि मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ए मोमेंटम, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। तो यहां से देखो आप, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू हो गया h अपॉन p, प्लांक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया। ओरिजिनल फॉर्मूला आपका यही है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, बट इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। एक तीसरा फॉर्म भी है, अगर मास और वेलोसिटी की जगह पर मोमेंटम दिया हुआ है, तो मास इंटू वेलोसिटी विल रिप्लेस बाय मोमेंटम, दैट इज p। अब यहां पर देखो एक थर्ड फॉर्म भी है। थर्ड फॉर्म क्या है कि वेवलेंथ निकालने के लिए मुझे मास और वेलोसिटी चाहिए। कुछ केसेस में क्या होता है कि स्पीड के जगह पर काइनेटिक एनर्जी गिवन होता है। तो अब यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन, इट मींस कि इंस्टेड ऑफ स्पीड, if kinetic energy of particle is given,
अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो एक ऑप्शन ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है। आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो इन दोनों से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को यूज करो और उससे वेलोसिटी यानी स्पीड की वैल्यू निकालो। दैट इज 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास, दैट इज m। अब आप क्या करो, आप इस v के फॉर्मूले को लैम्डा वाले फॉर्मूले में पुट करो। लैम्डा इक्वल टू है h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी स्पीड। सो दिस इज h अपॉन अंडर रूट, सबसे पहले मास ले लो आप, मास इंटू स्पीड की वैल्यू ये हो गई अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट मास। अब आपको याद होगा जैसे अगर टू बाई रूट टू होता है तो आपको पता है कि 2 का मतलब √2 इंटू √2 हुआ, तो आप इसको कैंसिल कर देते हो √2 टाइम्स में। तो सेम इसी पैटर्न में ये देखो √m है, स्क्वायर रूट m है और ये सिंपली m, जिसको हम इसी तरह से अगर ट्रीट करें तो ये इसको कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट ऑफ m के टर्म में। अब ये दोनों स्क्वायर रूट है तो इनको कंबाइन कर दो, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू हो गया h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये भी एक फॉर्म आ गया, ओरिजिनल फॉर्म आपका यही है, इसी से सारे मॉडिफाई करके बने। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया कि अगर आपको स्पीड ना देकर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लैम्डा ऑफ मैटर वेव। ठीक है, बट यहां पर देखो एक और फॉर्मेट आता है। कई बार ऐसा होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है दिस इज इन टर्म ऑफ जूल, बट कई बार होता है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है। आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज रिलेटेड विद द जूल, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी जूल के जगह पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो आपको करना क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो बाय यूजिंग दिस रिलेशन कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कि अगर मुझे x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है सो दिस बिकम x इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एंड देन प्रोसीड एज यूजुअल। यानी काइनेटिक एनर्जी के जगह पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपको लेनी। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। तो ये हमने 3 अलग अलग फॉर्मेट देखे मैटर वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए। लेकिन यहां पर एक और टर्म आता है कि इज द मैटर वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द वेव इन विच एनर्जी इज रिसाइडिंग। जिस वेव फॉर्म में आपका एनर्जी रिसाइड कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या मैटर वेव उससे डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सी प्रॉपर्टी इसके डिफर करती है। हालांकि ये भी वेव ही है बट ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट है। तो यहां से जैसे कंपेयर करने के लिए आता है या डिफरेंस बताने के लिए। सो नाउ वी आर राइटिंग कंपैरिजन, और डिफरेंस आप कह सकते हो कंपैरिजन बिटवीन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे देखो कंपेयर अलग अलग फॉर्म में हम करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 कॉलम हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा है मैटर वेव। अब यहाँ पर देखो मैं डिफरेंस पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि किस वे में आपका मैटर वेव इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफर करता है। सबसे पहला पॉइंट जो डिफरेंस का लिखोगे आप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि आपको पता है कि दिस इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इस वेव के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, but there is no such type of electric or magnetic field with matter wave. No such field. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैटर वेव में नहीं होता है, इट इज ओनली प्लेन वेव होती है, जबकि यहाँ पर प्लेन वेव नहीं है, इसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिंक होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एज वेल एज दे आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। सेकेंड जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लिखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है जनरली दिस इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स, ये किसी ना किसी सोर्स से इमिट होता है। जब आप किसी को हिट करते हो, किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को, तो देन इट विल स्टार्ट इमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने बताया कि दिस इज ओनली एसोसिएटेड, नॉट इमिटेड, दिस इज नॉट इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, बट गॉट एसोसिएटेड, ये वेव अपने आप ही फॉर्म हो जाती है, इमिट नहीं होती है। तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप देखोगे कि ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें भी अलग अलग टाइप्स थे, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रा, रेडियो वेव, सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travel with same speed, that is called speed of light, travel with same speed which we called as a speed of light, और इसकी वैल्यू फिक्स है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वी हैव आल्सो वेरियस टाइप ऑफ मैटर वेव जो कि अलग अलग मैटर से लिंक होती हैं, बट ऑल मैटर वेव आर मूविंग विथ स्पीड विच इज लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो इनकी स्पीड जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लेस होती है। सो मैटर वेव्स ट्रैवल विथ स्पीड लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू c से लेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, इसको प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए ऑलवेज मीडियम की जरूरत नहीं है, विदाउट मीडियम भी ये प्रोपेगेट हो सकती है, बट ये सेम केस मैटर वेव में नहीं होता है। इस केस में इट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, इसको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट मीडियम मैटर वेव मूव नहीं कर सकती। और लास्ट जो डिफरेंस पॉइंट हमें देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में वेवलेंथ इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला c/μ, बट मैटर वेव के केस में वेवलेंथ कैलकुलेट जो किया जाता है दैट इज बाय यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन, दैट इज h/m into v या m into p, h/p, यानी इन फॉर्मूले को यूज किया जाता है। तो ये था बेटा डिफरेंस पॉइंट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द मैटर वेव। तो मैटर वेव आपको याद रखना है कि जब कोई मैटर मोशन में होता है तो उसके साथ एक वेव ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाती है, ये इमिट नहीं होती है बल्कि एसोसिएट हो जाती है, और जब तक मैटर मोशन में रहेगा तब तक उसके साथ ये वेव एसोसिएटेड रहेगी, और उस वेव की वेवलेंथ को निकालने के लिए यू कैन यूज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। यस बेटा, क्लियर है सबको? हाँ बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट था कि व्हाट इज द एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिंपल यहाँ पर देखो कि ये यहाँ पर डी ब्रॉगली की वेवलेंथ जो है वह मास के इनवर्सली है। इसका मतलब कि जितना मास लार्जर होगा
लैम्डा वैल्यू उतनी स्मॉलर होगी। सो लार्जर मास लैम्डा इज नेग्लिजिबल, स्मॉलर और नेग्लिजिबल। और जितने स्मॉलर मास होगा, स्मॉलर टू स्मॉलर मास आप कर सकते हो, वहां पर लैम्डा जो होगा लार्जर होगा। तो अब देखो डे टू डे लाइफ में जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो, उनके केस में भी डी ब्रॉगली वेव होती है, उनकी भी मैटर वेव होती है, बट उसकी वेवलेंथ इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि वी कंसीडर इट एज ए एब्सेंट। पर इट डज नॉट मीन्स कि वहां पर वेव नहीं है। अगर एक कार मोशन कर रही है, अगर आप मोशन कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपकी भी एक वेव बनती है, बट उस वेव की वेवलेंथ इतनी स्मॉलर है कि वी जस्ट इग्नोर इट, यानी नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मास के अकॉर्डिंग फॉर्म होती है। जितना मास लार्जर होगा उतना ही उसकी लैम्डा लिस्ट हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा की सिग्निफिकेंस जो है वह सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में ज्यादा होती है। तो यहाँ से सिग्निफिकेंस यही है कि इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर significant only for subatomic particles, ऐसे पार्टिकल जिनका मास इवन टू एटम से भी स्मॉलर होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आइदर ये एटम, मॉलिक्यूल या एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये उन्हीं के लिए सिर्फ सिग्निफिकेंट है। इट मीन्स कि डे टू डे लाइफ में इसके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट में मास इतना लार्जर है कि उसकी वेवलेंथ नेग्लेक्ट हो जाती है। जैसे आप देखो, यहीं से आपका न्यूमेरिकल पे एस्पेक्ट भी हो जाता है। जैसे मान लो आपको दिया गया कि फाइंड वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल, या सपोज करो कि कोई भी बॉल है हैविंग मास 100 ग्राम, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये दिया गया, आपको वेवलेंथ निकालना है एक बॉल का जिसका मास 100 ग्राम है और जो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, डेटा कलेक्ट करो, मास आपका 100 ग्राम हुआ, पर मास को केजी में हमें लेना है, तो कन्वर्ट कर लो केजी में। दिस इज 0.1 केजी। स्पीड आपका दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड, और हमें लैम्डा निकालना है। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन आप यूज करो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, दिस इज 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई मास आपका 0.1 इंटू स्पीड क्या है 100। बेटा ये वैल्यू कितनी आएगी? आई थिंक ये वैल्यू आ जाएगी 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 35, और ये किस में आएगी? मीटर में। अब आप खुद देखो, ये 10 की पावर माइनस 35, सो स्मॉलर, सो स्मॉलर, वी जस्ट ओनली राइट इट। अगर आप इसको मेजर करने के लिए सोचो तो आपके पॉइंट के भी इन्फिनाइटली स्मॉलर है। तो ऐसे केस में आप वेवलेंथ मेजर ही नहीं कर पाओगे, यानी दिस इज ओनली थ्योरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकल वे में हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वेवलेंथ चूंकि इतनी स्मॉलर है कि इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो यहाँ पर लैम्डा आपका क्या आएगा? नेग्लिजिबल आएगा। इसका मतलब डे टू डे लाइफ में अगर आप इवन टू 100 ग्राम का भी एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो, 10 ग्राम का भी, तो उसकी लैम्डा वैल्यू इतनी स्मॉलर होगी कि वी कैन नेग्लेक्ट इट। ठीक है, लेकिन अगर आप यही सपोज करो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए थिंक करो, सपोज करो कि सेम यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि कैलकुलेट या फाइंड लैम्डा
for electron moving with 1% speed of light. अब देखो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और स्पीड आपका दिया हुआ है 1%, 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या लोगे, 3 इंटू 10⁸, कितना हो जाएगा ये 1/100 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी वैल्यू बनी, यानी ये बन गया 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इतनी हायर स्पीड से ट्रैवल हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन। अब इसकी लैम्डा वैल्यू निकालो, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी, दिस इज m इंटू वी। और अगर ये वैल्यू निकाल के देखोगे तो ये इसके रेस्पेक्ट में काफी लार्जर वैल्यू आएगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये रिलेशन एप्लीकेबल है। तो जैसा मैंने बताया कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल only for the atoms, molecules or atomic particle, not for the objects or matter which are observed in day-to-day life, because they have larger mass, so their wavelength is very small. ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए। अब देखो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए जो आएंगे उसकी अलग अलग मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी और फॉर्मूले भी दिखाए थे आपको कि कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाइड होंगे। एक केस होगा कि अगर आपको मास और वेलोसिटी दोनों गिवन है तो वहां पर लैम्डा आप निकालोगे h/मास इंटू वेलोसिटी से। एक केस दिखाया कि जब मोमेंटम आपको गिवन होगा तो h/p लगाओगे। दूसरा था कि अगर आपको मास और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो h/√2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने सभी अलग अलग फॉर्म दिखाया कि लैम्डा की फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म ये है, उसी से ये दोनों फॉर्म डेवलप किए गए। तो कुछ केसेस में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो आप इस वाले फॉर्मेट को यूज करो, मोमेंटम दिया हुआ है तो इस वाले फॉर्म को यूज करो। तो ये लैम्डा निकालने के अलग अलग फॉर्म है, बट इसमें एक फॉर्म और भी आता है एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। कुछ केसेस में क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट किया जाता है, यानी फील्ड की एनर्जी से उसको मूव कराया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन बाय द फील्ड। तो अगर एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन बाय फील्ड यानी फील्ड की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया जा रहा है या प्रोटॉन को या किसी भी पार्टिकल को, ठीक है, उस पोटेंशियल इज गिवन, उस फील्ड की आपको पोटेंशियल वैल्यू गिवन होगी और ये पोटेंशियल किस में गिवन होगा बेटा, वोल्ट में। तो ऐसे केस में आप वेवलेंथ कैसे निकालोगे, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन में ले रहा हूं कि व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated by 10⁴ वोल्ट। अब मुझे लैम्डा निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वह इस पोटेंशियल वैल्यू से एक्सीलरेट किया जाता है। तो आप याद रखो कि ये पोटेंशियल वैल्यूज होती है जो एक्सीलरेशन की जाती है। तो जितना पोटेंशियल आपको दिया हुआ है आप उस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो यहां से देखो कि अगर v वोल्ट से एक्सीलरेट किया गया यानी एक्सीलरेटेड बाय v वोल्ट, तो देन काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट बिकम द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चले जाओ, यानी अगर आपका पार्टिकल x वोल्ट से एक्सीलरेट किया गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और x इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर आप कन्वर्ट कर दो जूल में बाय यूजिंग द रिलेशन कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जैसे ऊपर वाला केस है कि 10⁴ वोल्ट से एक्सीलरेट किया गया, तो यहां से अगर 10⁴ वोल्ट से एक्सीलरेट किया गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो लैम्डा वाला ये फॉर्मूला लगा लो कि H/(√2) इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसके लैम्डा कैलकुलेट कर लो। यस बेटा, क्लियर हो गया? हाँ, ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि, हाँ बोलो बेटा। सर हमें क्वेश्चन में 10⁴ वोल्ट दिया है, बट हमने सिर्फ उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों लिया? ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ मिस हो गया, मैंने लिखने में मिस कर दिया है। यस 10⁴ ही था, मुझे ध्यान में दे रहा है। पर कई बार ये ध्यान रखना कि पोटेंशियल वैल्यू जो है कई बार आपको किलो वोल्ट में भी गिवन होती है। अगर किलो वोल्ट दिया हुआ है तो इस किलो वोल्ट से वोल्ट बना लो। कैसे? मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और तब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जैसे मान लो x किलो वोल्ट है तो ये x इंटू 10⁻³ वोल्ट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया x इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर लो। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, मतलब अलग अलग वे में। क्लियर है बेटा? यस सर। किसी कोई डाउट है? सर शायद, हाँ बोलो बेटा। सर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल डाउट है। हाँ बोलो। सर स्पीड ऑफ लाइट जो है 8 सर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, सर इसे मेजर कैसे किया गया था सबसे पहली बार? अब इसके लिए आपको थोड़ा अलग टाइम लेना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपकी क्यूरियोसिटी समझ गया, पर अभी एंड हो रहा है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए बहुत ही लार्ज लेवल पे एक्सपेरिमेंट हुए थे। अब वो पूरे एक्सपेरिमेंट का डिटेल देने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो अलग से मैं आपको रेफर कर दूंगा। ठीक है, क्या यस सर। नाम बताया आपने? सर अर्नब चोपड़ा। अच्छा बेटा, मैं अलग से आपको रेफर कर दूंगा मैटर, क्योंकि वो सारा डिटेल यहाँ पर अभी समझाया नहीं जा सकता, और आप इसको समझ भी नहीं पाओगे तुरंत में। थोड़ा सा उसको डिटेल करके बताना पड़ेगा कि कैसे मेजर हुआ। मेजर तो किया गया, कहीं ना कोई एक्सपेरिमेंट तो हुआ था ना। हमें कैसे पता थी 3 × 10⁸ ही होगा? तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही मेजर हुआ, बट ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही मतलब वास्ट लेवल पर, एक्सपेंडेड लेवल पर किया गया था, और उसका डिटेल मैं आपको रेफर कर दूंगा कहीं से टेक्स्ट लेकर, ताकि आप समझ पाओ। आपकी क्यूरियोसिटी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, काट के आप आर्यन स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग बेटा।